जिन्होंने तिरंगे के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी, जिन्होंने गुलामी की रात में आजादी की मशाल जला दी। कुछ नाम इतिहास में लिखे गए, कुछ वक्त की धूल में खो गए, मगर जिन बेटियों ने देश के लिए लड़ना चुना वो कभी गुमनाम हो ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं आपके साथ हूं इशिता चक्रवर्ती। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लाल किले पर तिरंगा लहराया और सदियों की गुलामी का अंत हुआ। लेकिन इस आजादी की कहानी सिर्फ उन कुछ नामों की नहीं है जिन्हें हम हर साल याद करते हैं। इस लड़ाई में ऐसी हजारों महिलाएं भी थीं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। किसी ने विदेश की धरती पर भारत की आजादी का आवाज बुलंद किया, किसी ने गुप्त रेडियो चलाकर अंग्रेजों की सेंसरशिप को चुनौती दी और किसी ने क्रांतिकारियों को बचाया, किसी ने गोलियां खाई और किसी ने जेल की सलाखों के पीछे अपनी जवानी गुजारी। आज स्वतंत्रता दिवस 2026 पर उन बेटियों की कहानी हम सुनते हैं जिनके बिना भारत की आजादी अधूरी थी। सबसे पहले बात करते हैं भिकाजी कामा। 1907 यानी आजादी की इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस महिला से जिनसे भारत की आजादी का संदेश देश की सीमाओं से बाहर पहुंचा। नाम था मैडम भिकाजी कामा। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगर्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भिकाजी कामा ने भारत का एक शुरुआती राष्ट्रवादी झंडा फहराया। यह आज के तिरंगे जैसा नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले शुरुआती झंडों में से एक था। उस झंडे पर वंदे मातरम भी लिखा था। भिकाजी कामा ने विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में अभियान चलाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। यानी जब भारत गुलाम था तब एक भारतीय महिला विदेशी जमीन पर खड़े होकर दुनिया को बता रही थी कि भारत अपनी आजादी चाहता है। एक महिला, एक झंडा और सामने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की चुनौती। बात करते हैं 1930 से 1933 दुर्गाबाई देशमुख की। आजादी की कहानी में हम एक और नाम सुनते हैं, दुर्गाबाई देशमुख। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना शुरू किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम किया और 1930 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1930 से 1933 के बीच 3 बार जेल भेजा। लेकिन दुर्गाबाई देशमुख की कहानी सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने तक सीमित नहीं रही। आजादी के बाद वो संविधान सभा की सदस्य बनी और नए भारत के निर्माण में भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अधिकारों के लिए भी काम किया। यानी दुर्गाबाई देशमुख की कहानी उस पीढ़ी की कहानी है जिसने पहले आजादी के लिए संघर्ष किया और फिर आजाद भारत बनाने की जिम्मेदारी उठाई। अब बात करते हैं 1932 प्रीतिलता वाद्देदार की। अब कहानी है बंगाल की एक ऐसी युवा क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को सीधे चुनौती दी। नाम था प्रीतिलता वाद्देदार। चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी प्रीतिलता सूर्य सेन के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी समूह का हिस्सा थी। सितंबर 1932 में उन्होंने चटगांव के पहाड़टाली यूरोपियन क्लब पर हुए हमले का नेतृत्व किया। ये वही क्लब था जिसे ब्रिटिश नस्लीय भेदभाव के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। हमले के बाद जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तारी का खतरा सामने आया तो प्रीतिलता ने साइनाइड खा लिया। 1932 में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। जिस उम्र में आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के सपने देखती है, उस उम्र में प्रीतिलता ने आजाद भारत का सपना अपनी जिंदगी से बड़ा मान लिया। अब आते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर। अंग्रेजों ने आंदोलन से जुड़ी खबरों और सूचनाओं पर कड़ी सेंसरशिप लगा रखी थी। ऐसे वक्त में एक युवा महिला ने अंग्रेजों की सूचना तंत्र को चुनौती देने का फैसला किया। नाम था उषा मेहता।
14 अगस्त 1942 को गुप्त कांग्रेस रेडियो की तैयारी शुरू हुई और 27 अगस्त 1942 को इस भूमिगत रेडियो ने प्रसारण शुरू किया। इसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से आंदोलन से जुड़ी खबरें और राष्ट्रवादी संदेश लोगों तक पहुंचाए जाते थे। अंग्रेज इस रेडियो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उषा मेहता और उनके साथी लगातार जगह बदलकर प्रसारण करते नजर आए। सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश सरकार के पास पुलिस, खुफिया तंत्र और पूरी सत्ता थी, दूसरी तरफ कुछ युवा थे और उनके पास था सिर्फ एक रेडियो ट्रांसमीटर। लेकिन उस छोटी सी आवाज ने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है। बात करते हैं 1942 मतंगिनी हाजरा की। तो अब बढ़ते हैं कहानी की एक ऐसी महिला की जिनकी उम्र उनके हौसले के सामने छोटी पड़ गई। नाम था मतंगिनी हाजरा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने बंगाल के तामलुक इलाके में अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 29 सितंबर 1942 को प्रदर्शनकारियों के एक जुलूस के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की। मतंगिनी हाजरा आगे बढ़ती रही, उनके साथ में तिरंगा था। गोलियां लगी लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। आखिरकार वो शहीद हो गई। एक तरफ अंग्रेजी पुलिस की बंदूकें थी और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला के हाथ में तिरंगा। गोलियां उनके शरीर को रोक नहीं सकी, लेकिन उनके हाथों में थमे तिरंगे को नहीं। अब कहानी है असम की कनकलता बरुआ के बारे में। 20 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता एक जुलूस के साथ गोहपुर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। उद्देश्य था वहां तिरंगा फहराना। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि आगे बढ़ने पर गोली चला दी जाएगी, लेकिन जुलूस नहीं रुका। कनकलता तिरंगा लेकर आगे बढ़ती रही और पुलिस ने गोली चला दी। वो वही शहीद हो गई। उनके बाद मुकुंद काकती ने तिरंगा संभाला और उन्हें भी गोली मार दी। ये घटना इतिहास में गोहपुर फायरिंग ऑफ 1942 के रूप में दर्ज हुई है। कनकलता की कहानी सिर्फ एक बलिदान की कहानी नहीं है, ये उस युवक के साहस की कहानी है जिसने ब्रिटिश सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। चलते हैं अब पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों की ओर, जहां अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा था। नाम था रानी गाइदिन्ल्यू। साल 1937, उम्र सिर्फ 13 साल। इसी उम्र के साथ वो अपने चचेरे भाई हैपो जादोनांग के साथ हेराका आंदोलन से जुड़ी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए नागा स्वशासन की मांग से भी जुड़ा था। 1932 में जब गाइदिन्ल्यू सिर्फ 16 साल की थी, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्होंने 1932 से 1947 तक अलग अलग जेलों में समय बिताया। आजादी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी कहानी साबित करती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बंगाल तक सीमित नहीं थी। भारत के दूर दराज के पहाड़ों और जंगलों में भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठ रही थी। एक ही सवाल है, क्या इन महिलाओं को हम जानते हैं? और अगर हाँ, तो कितना जानते हैं? इन सभी महिलाओं की कहानियां अलग अलग हैं। भिकाजी कामा ने विदेशी जमीन पर भारत की आजादी का झंडा उठाया। दुर्गाबाई देशमुख ने आंदोलन से जेल और फिर संविधान सभा तक का सफर तय किया। प्रीतिलता वाडेदार ने क्रांतिकारी संघर्ष में अपनी जान दे दी। उषा मेहता ने रेडियो की आवाज को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बनाया। मतंगिनी हाजरा ने गोलियों के सामने तिरंगा नहीं छोड़ा। कनकलता बरुआ ने बेहद कम उम्र में शहादत दे दी और रानी गाइदिन्ल्यू ने किशोर उम्र में ही पूर्वोत्तर में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इनकी राहें अलग थी, लेकिन मंजिल सिर्फ एक ही था, आजादी। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम आजादी की कहानी सुनाते हैं तो इन महिलाओं की आवाज इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? आज हम एक आजाद भारत में रहते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं और अपने संविधान के तहत जीते हैं। लेकिन इस आजादी की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ी जिन्होंने अपना आज भारत के कल के लिए कुर्बान कर दिया।
ये सिर्फ कुछ वीरांगनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बेटियों की कहानी है जिन्होंने आजादी के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। किसी ने आवाज को हथियार बनाया, किसी ने तिरंगा थामा और किसी ने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। आज जब तिरंगा शान से लहराता है तो उसमें इन वीरांगनाओं के संघर्ष और बलिदान की कहानी भी शामिल है, क्योंकि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन बेटियों की विरासत है जिन्होंने भारत को आजाद देखने का सपना देखा। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।